तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं एक और क्वेश्चन। हमारी सीरीज चल रही थी सेकंड जो हमारा सेमेस्टर है उसका फर्स्ट पेपर जूरिस्प्रूडेंस 2 की, और हम देख रहे थे यहाँ पर अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में दोस्तों अभी तक जो सीरीज है उसमें 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करा दिए हैं। जा करके जल्दी से विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में उन्हें देख करके आइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हम इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा कौन सा है, छठा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल करके रेडी हो जाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, प्रासंगिक कथन या इतिरोक्ति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्रासंगिक कथन और इतिरोक्ति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ ऑबिटर डिक्टा? व्हाट इज इट्स वैल्यू इन लॉ मेकिंग? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रासंगिक कथन का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ ऑबिटर डिक्टा? इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या ध्यान रखना है? ऑबिटर डिक्टा। ठीक है दोस्तों, ऑबिटर डिक्टा जहां है समझ लेना, ये छठा वाला क्वेश्चन है जो सर ने कराया था। देखिए, कानून की वे घोषणाएं जो निर्णयाधार का कोई भाग नहीं होती, प्रासंगिक कथन कहलाती हैं। मतलब कि कानून की जो भी घोषणाएं होती हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता या फिर निर्णय का आधार उनसे कोई भी नहीं होता, ठीक है, उनको प्रासंगिक कथन कहलाती हैं। और वे बंधनकारी प्रभाव, बाइंडिंग इफेक्ट भी नहीं रखती। स्मरणीय है कि जब न्यायालय अपने तर्क के प्रवाह में किसी इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसे वो अपने किसी विनिश्चय विशेष का आधार नहीं मानते, तो उनके द्वारा किए गए ऐसे प्रतिपादन को प्रासंगिक कथन कहते हैं। इसका प्रभाव केवल अनुयायी होता है तथा वे अनुयात्मक होते हैं। चलिए पहले यहीं तक आपको समझाते हैं, आगे बाद में चलेंगे। देखिए, प्रासंगिक क्या होता है? प्रासंगिक होता है कि जिसका कोई भी आधार नहीं होता। ठीक है, जैसे कि किसी भी न्यायालय में कोई केस गया और न्यायाधीश है, उसने केस को ठीक से नहीं सुना। समझना, अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए। उसने केस को उसने ठीक से नहीं सुना और लोगों की सुन करके, इधर उधर से देख करके और ऐसे ही करके केस को बिना किसी सबूत के, जांच पड़ताल के पूर्ण रूप से हुए पहले ही उसका क्या कर दिया? निर्णय कर दिया। अब निर्णय कर दिया, उसका कोई आधार तो था नहीं। निर्णय हुआ, उसके बाद में लोगों ने कहा किस आधार पर निर्णय दे दिया? इस आधार पर दे दिया क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी निर्णय दे सकता है। तो अब इसको हम कहेंगे प्रासंगिक। ये क्या है? निर्णय है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिस किसी भी केस की स्टडी अच्छे तरीके से की जाती है और न्यायाधीश उसको अच्छे से सुनता है, समझता है, सारे गवाह, सबूत, हर चीज को देखता है, ठीक है, कि क्या कांड हुआ, क्या अपराध हुआ, अपराध के पीछे का क्या मकसद था और कैसे पूर्ण हुआ, किन किन कांडों पर, ये सारी चीज देखने के बाद में और लास्ट में रह जाता है कि पूर्ण निर्णय जो होते हैं, मतलब कि ऐसे केस के जो पहले आधार कभी हुए हैं, उन आधारों को पढ़ करके और सारा निश्चय करके जब जो निर्णय सुनाए जाते हैं, वो पूर्ण निर्णय के बेस पर जो सुनाए जाते हैं, वो निर्णय प्रासंगिक नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सही होते हैं। उनको बोलते हैं अनुयायी या अनुयात्मक निर्णय। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, लॉर्ड स्टर्नडेल के अनुसार प्रासंगिक कथन अनेक प्रकार के होते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक प्रकार का प्रासंगिक कथन भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव डालता है। प्रथम प्रकार के कथन में आकस्मिक रूप से कहे गए कथन होते हैं। इस तरह के कथन न्यायाधीश के मस्तिष्क में पहले नहीं होते बल्कि स्वतः ही निकल जाते हैं। इस प्रकार के कथन को अन्य न्यायाधीश स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देते हैं। द्वितीय प्रकार के कथन में स्वेच्छापूर्वक कहे गए कथन होते हैं। इस प्रकार के कथन बहुत ही सोच विचार के बाद कहे जाते हैं। अन्य न्यायाधीश इस प्रकार के प्रासंगिक कथनों को भी मानने के लिए बाध्य नहीं होते, परंतु फिर भी वे उनका बहुत सीमा तक आदर करते हैं। इट मीन्स के ऐसे जितने भी निर्णय होते हैं, ठीक है, देखिए एक मैं आपको चीज बताता हूं कि किसी भी न्यायालय में 2 केस हैं। केस नंबर 1 दोस्तों, केस नंबर 2। पहला जो केस है वो
समझो कि इसमें धारा लगी है 376, ठीक है, रेप का केस है। तो अब इसके सारी सुनवाई हो गई। दूसरा केस है, ठीक है, दूसरा केस कुछ ऐसा है जिसमें कि अपराध हुआ है लेकिन बहुत सारी धाराएं लग रही हैं, ठीक है, 302, 307, 376, 377, 498, ये सारी धाराएं लग रही हैं। क्यों उसमें इतनी धाराएं इसलिए लग रही हैं क्योंकि उसमें जो कांड है वो ऐसी तरह से किया गया है कि ऐसा कभी कार्य हुआ ही नहीं था। अब समझना, मतलब कि इसमें ऐसा अपराध किया गया है जो पहली बार पूरी दुनिया में हुआ है, ऐसा अपराध कभी हुआ ही नहीं था। दूसरा अपराध ये था कि पहली दुनिया में पहली बार हुआ है। पहला अपराध ये है कि ऐसे अपराध तो आए दिन होते रहते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी अपराध पहले हुए हैं उन केसों को देखा जाएगा कि 376 में क्या क्या निर्णय दिए गए थे, तो उन पूर्ण निर्णयों के आधार पर इसका निर्णय कर दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा केस है इसमें देखो, इसमें पूर्ण निर्णय तो कोई मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये केस ही पहली बार हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जो भाई फैसला तो इसका भी सुनाएंगे, ठीक है, इसका भी सुनाएंगे, ठीक है। जो न्यायाधीश की जो बेंच है वो सुनाएगी इसका, ठीक है। काफी लंबे समय तक चलेगा, 2-4 लोग, पता नहीं जाने कितने जज होंगे। जैसे कि राम मंदिर का जो फैसला था, ठीक है, पहली बार ऐसा फैसला कोई सुनाया गया तो बहुत सारा लगा, लेकिन ये फैसले जो हैं वो प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई आधार नहीं था, पहली बार ये फैसले हुए थे। तो इन फैसलों को सुनाने के लिए न्यायाधीश को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो देखते हैं क्या फैसला दूं क्या नहीं दूं। यहाँ पर तो उनको एक लीड मिल जाती है, चलो उसमें फांसी की सजा सुनाई थी, हम भी फांसी की सजा सुना देंगे, केस खत्म, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन ये जो होते हैं इनका कोई आधार तो नहीं होता, लेकिन इनका भी क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है एक सीमा तक। ये प्रासंगिक होते हैं, ठीक है। इनको कोई चुनौती कोई भी कर सकता है, लेकिन इनको चुनौती नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, वैसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी यहीं पर एक बात बताएं, इनको कोई भी चुनौती कर सकता है। कोई नई चीज लेकर का कैसे कह सकता है कि ये उससे रिलेटेड है, हम इसको ऐसे करेंगे, लेकिन इसको नहीं कह सकते। क्योंकि इस केस को अगर चुनौती किया कि भाई तुमने 376 में मर्डर फांसी क्यों दे दी, तो इसमें कह देंगे कि भैया पिछले केस में भी तो फांसी दी थी, इसलिए हमने भी दे दी। तो अब पिछले केस को भी देखा जाएगा, वो तो ऑलवेज हो चुका है, तो वो क्या बन चुका है, एक सिद्धांत बन चुका है। ये प्रासंगिक है, ये नया है अभी, ठीक है दोस्तों। चलिए, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। एलन का कहना है, देखिए एलन का कहना है कि प्रासंगिक कथन अनेक बार उद्धृत होने के बाद बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। उनका कहना है कि प्रासंगिक कथन और निर्णयधार में अंतर स्पष्ट करना कठिन है। प्रत्येक निर्णय में जो बात रुचिकर लगती है वह उसके लिए सुसंगत होती है, और जो उसे रुचिकर नहीं लगती वो उसे दृष्टिगत असंगत लगती है। मतलब कि जब कोई, देखो सीधी बात है, कोई भी निर्णय है जब दिया गया है उसके पीछे का कोई आधार नहीं है, तो अगर वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ है तो लगेगा हाँ भाई वाह कितना बढ़िया फैसला सुनाया है न्यायाधीश ने, नया कोई वो केस हुआ था उस पर फैसला सुना। लेकिन अगर उसमें कोई गलत लगा और ऐसा हुआ, भाई गलती तो सबसे हो सकती है ना, तो उसमें ऐसा हो तो वो उसके क्या होंगे, वो उसे अपोजिट कह दिया जाता है। घोर असावधानी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में न्यायाधीश द्वारा प्रासंगिक के रूप में यह मत व्यक्त किया गया कि यदि अभियोजन द्वारा पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उठाए गए सभी तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो भी जाए कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपकृत्य घटित हुआ है, फिर भी वह तब तक मानव वध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा जब तक कि जूरी द्वारा इस आशय का मत व्यक्त न किया जा सके। इट मीन्स दोस्तों, यहाँ पर ये जो बात है वो इसलिए है कि अगर किसी के व्यक्ति के ऊपर सभी के सभी निर्णय ठीक भी हो गए, वो उसके विपक्ष में सभी ने वो भी दे दी, गवाही दे दी, ये साबित भी हो गया हाँ भी उसी ने ये कांड किया है, फिर भी मृत्यु दंड उसको नहीं दिया जा सकता जब तक पूरा ज्यूरिस सिस्टम उस चीज का आकलन ना कर ले। अभी जो कौन सा निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में, ठीक है, उसमें बहुत पहले सिद्ध हो चुका था, सबको पता था कि हाँ वही मर्डरर हैं, वही रेपिस्ट हैं, वही सब है, लेकिन फिर भी कई वर्ष लग गए उसको फांसी पहुंचने तक। ठीक है दोस्तों, यही होते हैं प्रासंगिक जो निर्णय होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, और नहीं आया तो हमें बताइए भाई साहब क्या आपको समझ में नहीं आया, हम तुरंत आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे चाहेंगे विदा। लेकिन हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दिया ना, आप भी अपनी ड्यूटी का मतलब ये वो वाले कर्तव्य हैं जो हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, ये मूल कर्तव्य मैंने अपना निभा दिया आपको पढ़ाने का, आप भी निभा दो मुझे सपोर्ट करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी समझदार हो, समझ गए होंगे।
जय हिंद दोस्तों।